वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएफसी लंदन के बारे में। इस पूरे कार्ड में एक फाइट ऐसी है जिसके टाइटल इम्प्लीकेशन है। वैसे दो फाइट ऐसी हैं जिनके टाइटल इम्प्लीकेशन है। पॉल क्रेग ओज़दमिर की फाइट और मेन इवेंट कर्टिस ब्लेड वर्सेस टॉम एस्पिनॉल। मेरा मानना है कि कर्टिस ब्लेड वर्सेस टॉम एस्पिनॉल एक ऐसी फाइट है जो ये तय करेगी कि अगला चैंपियन कौन होगा। मेरा मानना है कि इस फाइट में जो भी जीतेगा वो अगला चैंपियन बनेगा। पर वो तभी बनेगा जब जॉन जोन्स आता नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले पूरा भरोसा था कि जॉन जोन्स आने वाला है, पर अभी लग नहीं रहा है क्योंकि वो आ ही रहा है 2.5 साल से आ ही रहा है, 6 महीने में आ ही रहा है वो 2.5 साल से। अगर आता है तो डिफरेंट थिंग है, पर अगर नहीं आता है तो इन दोनों लड़कों में से एक आपका अगला चैंपियन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूएफसी लंदन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरा वादा है आपसे कि आप पछताएंगे नहीं। ये इंडिया का सबसे बेहतरीन एमएमए चैनल है। चलिए चलते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. UFC 2 उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अभी भी। यूएफसी लंदन के बारे में बात करें उससे पहले हम पिछले वीडियो के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो मैंने बनाया था कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस्लाम मकाचेव वर्सेस आपके चार्ल्स ओलिवेरा से। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मेरी नज़र में बेहतर स्ट्राइकर है इस्लाम मकाचेव हबीब से। मेरा मानना है कि रेसलिंग में भी हबीब से वो बेहतर है, और मेरा मानना है कि हबीब नेचुरली 255 अब नहीं आ पाएगा। तो लोगों को लगा कि मैं हबीब की बुराई कर रहा हूं। यहां पे दो टाइप के लोग हैं दोस्त। एक वो जो फैन है, दूसरे वो जो जिनके वो फैन है उनके बारे में, मतलब जो फैन है बट समझते हैं कि ठीक है हर आदमी में कमियां होती हैं। आपको दोस्त फैन बनना है, अंधभक्त कभी भी नहीं बनना है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप अंधभक्त बनते हैं ना तो आप एक के बाद एक गलतियां करते हैं। एक कहावत है हिंदी में कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी आदमी के चमचे बनेंगे ना तो उसके सामने कभी उसके खिलाफ उसका जो उसमें जो कमी है उसको बता नहीं पाएंगे, और उस कमी को कभी सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि जी हाउ कल्चर रहेगा। राइट, माई बाप कल्चर जिसको कहते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। मैं हबीब की बुराई नहीं कर रहा था, पर हर फाइटर का अपना एक दौर होता है। हबीब का दौर था, इस्लाम चार्ल्स का दौर है। मैं आपको एक फाइटर बताता हूं, माइकल स्पिंक्स। माइकल स्पिंक्स वैसे तो शानदार हैवीवेट था। अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं आ रहा, बिना फाइट हारे रिटायर हो गया। ठीक है, पर 3-4 साल बाद मतलब लीनियल हैवीवेट टाइटल के लिए माइक टाइसन से उसकी फाइट हुई। एक राउंड नहीं टिक पाया वो, एक राउंड। तो इसका क्या मतलब है कि माइकल स्पिंक्स घटिया है? नहीं, माइकल स्पिंक्स अपने दौर में शानदार था, वहीं माइक टाइसन अपने दौर में शानदार है। हर खिलाड़ी का अपना दौर होता है। खैर, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं यूएफसी लंदन के बारे में। ठीक है, यूएफसी लंदन के बारे में जिस फाइट के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, उस फाइट के लिए मैं मेन इवेंट से भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मेरा मानना है कि वोल्कन ओज़दमिर वर्सेस पॉल क्रेग की फाइट पॉल क्रेग को आगे ले जाएगी। हाँ, मैं पहले से ही बता देता हूं कि मेरा मानना है कि यह फाइट पॉल क्रेग जीतने वाला है। ठीक है, और इस अजीब सी बात है कि इस फाइट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस फाइट को छोड़ के लोग मेगन मैकेन की फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर पैडी पिम्बलेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो अभी अपने दौर के स्टार्ट में है और इनसिग्निफिकेंट है। अगले 3 साल तक दोनों आसपास भी नहीं भटकने वाले हैं टाइटल के। ठीक है, मॉली मैकेन और पैडी पिम्बलेट अगर वो लगातार जीतते रहे तो भी, हार गए तो फिर तो बात ही अलग है। पर ये आदमी जो है ना, मेरा फेवरेट फाइटर कौन है पता है आपको? लाइट हैवीवेट में अनकलेव। और ये इकलौता आदमी है जिसने अनकलेव को हराया।
और वो भी हारते हारते हराया। ठीक है, पॉल क्रेग की बात कर रहा हूं मैं। पॉल क्रेग के पहले वॉल्कन की बात करते हैं। एक समय था जब वॉल्कन जो है ग्रेट था, वॉल्कन बहुत फास्ट था, कोई भी आदमी उसके बाजू में खड़ा नहीं होना चाहता था। वॉल्कन अनस्टॉपेबल था, वॉल्कन बहुत तेजी से टाइटल शॉट तक गया था। पर वो दौर मेरे हिसाब से गुजर चुका है, अभी वो दौर नहीं है। पॉल क्रेग के टैलेंट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मानना ऑनेस्टली पॉल क्रेग का टैलेंट एवरेज है। उसके जुजित्सु को छोड़ के बाकी सारी चीजें एवरेज है। पर पॉल क्रेग में ग्रिट है, पॉल क्रेग में डिटर्मिनेशन है। ग्रिट को हिंदी में बोलेंगे धैर्य। ठीक है, जो सही समय का वेट करता है। मेरा मानना है कि मेरा दिल कहता है कि पॉल क्रेग जीतेगा, दिमाग भी कहता है पॉल क्रेग जीतेगा। पैसा होता तो भी पॉल क्रेग के ऊपर लगाता। अगली फाइट है मॉली मैकेन वर्सेस हैना गोल्डी। ये फाइट मॉली मैकेन को आसानी से जीतनी चाहिए, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर क्या मतलब है। अगली फाइट है अलेक्जेंडर क्रिलाव वर्सेस अलेक्जेंडर गप्टसन, सॉरी निकिता क्रिलाव वर्सेस अलेक्जेंडर गप्टसन। क्रिलाव पॉल क्रेग से ही हार के आ रहा है, जो भी इससे पहले फाइट है। अजीब सी बात है ना, पॉल क्रेग पहली फाइट है और उससे जो हारा हुआ फाइटर है वो उससे ऊपर है। अलेक्जेंडर गप्टसन जो है मेरे ख्याल से वापस 205 में आ रहा है। एक समय था वैसा अलेक्जेंडर, इतना आपको लगेगा कि अलेक्जेंडर साला 2 बार रिटायर होकर वापस आ रहा है, पर अलेक्जेंडर 35 ईयर्स ओल्ड का ही है। अगर पुराना अलेक्जेंडर गफ्टरसन आता है तो ये फाइट मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 5-4 मिनट चलनी चाहिए और आराम से गफ्टरसन को जीतनी चाहिए। अगली फाइट है पैडी पेम्बलेट वर्सेस जॉर्डन लेविट। मेरा मानना है कि ये फाइट पैडी पेम्बलेट को आसानी से जीतनी चाहिए, पर अगर नहीं जीतता है ना तो मॉली मैकेन और पैडी पेम्बलेट दोनों को ना मुंह बंद करके जिम में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों फाइटर मॉली मैकेन और पैडी पेम्बलेट अमेरिका में होते या ब्राजील में होते ना तो कोई इनकी बात नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम यह है कि यूएफसी को चाहिए है मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इंग्लिश मार्केट। इंग्लिश मार्केट में यही है, माइकल बिस्बिंग जिस दिन से रिटायर हुआ है उस दिन से अमेरिका के मतलब यूएफसी के पास बड़ा स्टार नहीं है इंग्लैंड से। एक समय डैरेन टिल के से उम्मीदें थी, वो भी टूट गई। अब जो उम्मीदें हैं वो टॉम एस्पिनॉल से हैं और उसके बाद पैडी पेम्बलेट जैसे लोगों से हैं। इसीलिए मीडिया इनको उछालता है क्योंकि यूएफसी इनको उछालता है। मेरा मानना है कि दोनों अच्छे फाइटर हैं बट इतने भी अच्छे नहीं हैं जितने ये टीवी पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगली फाइट है जैक हरमैनसन वर्सेस क्रिस कर्टिस की कहानी के बारे में हम कभी बात करेंगे, पर आज मैं ये बता दूं कि ये फाइट हरमैनसन जीतने वाला नहीं है और अगर जीत जाता है तो मैं खुश होऊंगा। मेरा मानना है कि हर फाइटर का एक दौर था, हरमैनसन का दौर आते आते चला गया, क्रिस कर्टिस का ये दौर है। क्रिस कर्टिस दूसरी जगहों पे बहुत बड़ा फेलियर रहा है, पर जब से यूएफसी में आया है एक अलग सा डिटरमिनेंट फाइटर दिख रहा है। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मेरा मानना है कि ये फाइट क्रिस कर्टिस को जीतनी चाहिए। अगली फाइट है मेन इवेंट, कर्टिस ब्लेड वर्सेस टॉम एस्पिनॉल, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, इसी फाइट के बारे में हर कोई आपसे मिलेगा। मेरा मानना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इन दोनों में से जो भी फाइटर जीतेगा मेरा मानना है कि वो कल को चैंपियन बनेगा। बस एक बात होनी चाहिए कि जॉन जोन्स ना आए। जॉन जोन्स आएगा ना तो हर जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, सभी आपसे कहेंगे कि टॉम एस्पिनॉल को ये फाइट जीतनी चाहिए। एक अजीब सी बात है ना, मीडिया इतना शानदार प्रोपेगेंडा बनाता है कि एक कहावत है अंग्रेजी में कि झूठ अपने जब सच सुबह उठ के जब अपने जूते बांध रहा होता है ना तो झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता। मैं ये नहीं कहता कि टॉम एस्पिनॉल अच्छा फाइटर नहीं है, मेरा मानना है कि टॉम एस्पिनॉल अच्छा फाइटर है। अभी टॉम एस्पिनॉल आज की तारीख में टॉम एस्पिनॉल ऊपर के मेरे ख्याल से सारे फाइटर्स को, यूएफसी में नंबर 1 को हरा सकता है हैवीवेट में, चैंपियन को छोड़ के 2 को भी हरा सकता है, 3 को भी हरा सकता है, 3 को भी हरा सकता है, 4 तो शायद खुद ही। पर एक फाइटर जिसको वो हराने में सबसे ज्यादा मुश्किल जाएगी, पता है कौन है? वो है कर्टिस ब्लेड। सबसे खराब, अगर सबसे टफेस्ट फाइट अगर टॉम एस्पिनॉल के लिए है पूरे यूएफसी में तो वो है कर्टिस ब्लेड। और अगर टॉम एस्पिनॉल कर्टिस ब्लेड को हराता है तो मेरा मानना है कि टॉम एस्पिनॉल ना सिर्फ चैंपियन बनेगा बल्कि लंबे समय तक चैंपियन रहेगा। और पर फिर वही जॉन जोन्स एक धूमकेतु की तरह चारों तरफ घूम रहा है कि वो जब तक जॉन जोन्स घूम रहा है ना तो हैवी वेट में कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप मानो ना मानो जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में से एक है, या फिर कम से कम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है,
टॉम एस्पिनॉल के रिकॉर्ड शानदार हैं। सबसे फास्ट मूवमेंट है हैवीवेट में हैंड्स का, ब्रेक डाउन परसेंटेज 100 है, सॉरी टेक डाउन जो है वो 40 से ऊपर है, ठीक है, टेक डाउन एवरेज। टेक डाउन डिफेंस 100% है। स्ट्राइक पर मिनट मेरे ख्याल से 7 से 8 स्ट्राइक है, स्ट्राइक टेकन पर मिनट 2 स्ट्राइक है, डिफरेंशियल 5 का है, बहुत शानदार। पर एक बात है, सिर्फ 5 ही फाइट है। मैं मान लीजिए एक ही फाइट करता हूं और एक टेक डाउन रोक लेता हूं, मेरा टेक डाउन डिफेंस कितना है? 100%, राइट। वोल्गनस की मेरा मानना है कि इस समय पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट है, उस्मान से भी बेस्ट। उसका भी टेक डाउन डिफेंस 100% नहीं है, उसका भी एवरेज जो है स्ट्राइक जो डिफरेंशियल है वो 5 के बराबर नहीं है, उसका भी टेक डाउन परसेंटेज इतना नहीं है जितना एस्पिनॉल का। पता है क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी फाइट की है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज, जो ये जो बेहतरीन फिगर नजर आ रहा है ना, जिनके बारे में हर कोई भौंक रहा है पिछले 4 दिन से, ये फिगर कम फाइट के साथ है। इट डजेंट मैटर, ट्रेडिंग जैसे ना, मैं कभी आपको बताऊंगा अपनी कहानी। आप ये नहीं देखते कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या फिगर्स हैं। आप ये देखते हैं कि उन फिगर के साथ वॉल्यूम क्या है, यानी कि जो फिगर है बहुत अच्छे हैं पर वॉल्यूम क्या है, फाइट्स कितनी है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। टॉम एस्पिनॉल स्ट्राइकिंग में बेहतर है, अच्छा है, कोई शक की बात नहीं है। रेसलिंग भी शानदार है, पर क्या कर्टिस ब्लेड से बेहतर रेसलिंग है? ये तो पता चलेगा। कर्टिस ब्लेड की बात कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आई लव कर्टिस ब्लेड। मेरा मानना है कि कर्टिस ब्लेड उन लोगों में से है जो टैलेंटेड पैदा नहीं होते। कर्टिस ब्लेड उन लोगों में से है जो अमीर पैदा नहीं होते। कर्टिस ब्लेड उन लोगों में से है जो सारे रिसोर्सेज के साथ पैदा नहीं होते। कर्टिस ब्लेड उन लोगों में से है जिनके सामने ना दुनिया 5-5 मीटर में स्पीड ब्रेकर रख के रखती है ताकि ये कभी दौड़ ना पाए। कर्टिस ब्लेड उन लोगों में से है जो इन सारी कमियों के बावजूद आगे बढ़ता है, मेहनत से, डिटर्मिनेशन से, ग्रिड से, ठीक है। इसीलिए कर्टिस ब्लेड के 2 लॉस हैं, एक डेरेक लुइस के खिलाफ और 2 इनगानू, मतलब 3 लॉस हैं, 3 पर 2 फाइटर हैं। इनगानू की दूसरी फाइट देखना, कर्टिस ब्लेड स्ट्राइकिंग में इनगानू को ठोक रहा है, बट इनगानू के पास न्यूक्लियर वेपन है। उसका जो हैवी पंच है जब आपकी चिन से आता है तो फिर आप नहीं बचते। कर्टिस आपके डेरेक लुइस के पास ही वही है। तो कर्टिस ब्लेड ने एक कमी तो दिखाई है कि उसकी चिन वैसी नहीं है, पर उसके अलावा कोई कमी है क्या, पूछना अपने आप से। उसके अलावा एक लौती कमी जो कर्टिस ब्लेड में दिखाई देती है वो है कि वोल्कन के खिलाफ शायद फाइट थी, तब वो 5वें राउंड में भयंकर थक गया था। उसके अलावा और कोई कमी नहीं है कर्टिस में। कर्टिस बेसिकली रेसलर है, एनसीएए चैंपियन है, वो रेसलर है, बट स्ट्राइकिंग बुरी नहीं है कर्टिस की। स्ट्राइकिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत अच्छी है। इस स्ट्राइकिंग में मेरे हिसाब से कर्टिस अभी टॉप 3 में है हैवी वेट डिवीजन में, स्ट्राइकिंग में, और रेसलिंग में नंबर 1 है। मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग में कर्टिस से बेहतर इनगानू है और टॉम एस्पिनॉल है। रेसलिंग में कर्टिस से बेहतर कोई भी नहीं है, ठीक है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, मैंने अभी बात की आपसे कि टॉम जो है बेहतर है। जहां तक रेसलिंग की बात है, मेरा मानना है कि कर्टिस बेहतर है। टॉम कैसे जीत सकता है? टॉम को वही करना है जो अभी कर रहा है। टॉम की सारी फाइट जो है 3 राउंड तक नहीं पहुंची है, उसको चाहे जो हो जाए इस फाइट को तीसरे राउंड तक नहीं पहुंच देने देना है। पहले मिनट से ही, पहले सेकंड से ही प्रेशर डालना है, पहले सेकंड से ही इतनी तेजी से स्ट्राइक करनी है कि कर्टिस ओवरवेल्म्ड हो जाए। पर दिक्कत है, अगर राउंड 3 में जाएगी तो फिर फाइट जो है कर्टिस के पक्ष में होती जाती है। और कर्टिस ब्लेड कैसे जीत सकता है? वही मैंने जो अभी कहा, कर्टिस ब्लेड को टॉम एस्पिनॉल को ऐसी जगह ले जाने का है जहां वो गया नहीं है, और वो है राउंड 3। देखते हैं कि टॉम एस्पिनॉल कितना फास्ट रहता है राउंड 3 में। देखते हैं कि टॉम एस्पिनॉल का टेकडाउन सर्विस कितना रहता है, और अगर रहता है तो वो चैंपियन बनने लायक है, और अगर नहीं रहता है तो कर्टिस चैंपियन बनने लायक है। मेरा दिल कहता है कि कर्टिस ब्लेड को जीतना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है कि टॉम एस्पिनॉल को जीतना चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो मैं कर्टिस ब्लेड पे लगाता। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया हो या ना आया हो,
सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, आप पछताएंगे नहीं। और जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं जो बात कर रहा था ना हबीब के बारे में, मेरा मानना ये है दोस्त कि हम ना फैन बने किसी के भी। प्रॉब्लम ये है कि जब हम, ये देश अजीब सा है, यहाँ पे लोग ना 1 साल वोट डालते हैं और चूते टाइप 5 साल तक उस सरकार को डिफेंड करते हैं। नहीं, आपने वोट डाला, आपको लगता है कि ए पार्टी बी पार्टी से अच्छी है तो आपने ए को वोट डाल दिया, अच्छी बात है। पर जब वो ए सरकार में आ गई है तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपने ये प्रॉमिस किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया। आप क्या करते हैं, मतलब आप नहीं पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, ए को वोट डालते हैं और फिर अगले 4 साल तक ए को ही डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं यार वो करने वाले थे पर नहीं कर पाए, पर ऐसा और वैसा है। आपको किसी को डिफेंड नहीं करना है, आप किसी के बाप के नौकर नहीं है। हमको कोई एक्टर अच्छा लगता है इसका मतलब ये है कि ठीक है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमको नौकरी पे रखा है कि हम दुनिया भर में जाके कमेंट बॉक्स में उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मेरे को अगर ये चैनल किसी की पिछवाड़ा चाट के बनाना होता ना तो मैं 2 लोगों की भयंकर तारीफ करता। नंबर 1 हबीब, जो तारीफ के लायक है पर कमी हर इंसान में है। नंबर 2 कॉर्नर, जो भी तारीफ के लायक है पर उसमें फटे तक कमी है। पर दोस्त अगर मैं भी वही करने लगूंगा जो दूसरे करते हैं तो उनमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरी अपनी एक सोच है, मैं चीजों को अपने तरीके से देखता हूं, मैं चीजों को दूसरों के तरीके से नहीं देखता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, हबीब अगर अफ्रीका से आता ना तो इतना बड़ा स्टार नहीं होता, इतनी सारी फाइट जीतने के बाद भी इतना बड़ा स्टार नहीं होता। पर हबीब जो उसका बैकग्राउंड है उस वजह से बहुत बड़ा स्टार है, क्योंकि उस जगह पे यूएफसी को स्टार चाहिए। आपको पता है अबू धाबी में जब फाइट होती है ना तो हबीब, इस्लाम माकाचेव, इनकी फाइट देखने लोग वैसे आते हैं जैसे कि आयरलैंड में कॉर्नर की फाइट देखने आते हैं, इसीलिए बड़े बड़े स्टार हैं। राइट, एक और एग्जांपल है आपका पैडी द पेम्बलेट। मैंने आपको बताया अगर ये सेम आदमी ब्राजील या अमेरिका में होता ना तो कोई फटे पत्ते को नहीं पूछता, पर इंग्लैंड में है, वहां पे स्टार नहीं है दूसरे। इसीलिए आपको कोई बोले ना कि कौवा कान ले गया तो पहले अपना कान देखना, कौवा बाद में देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी अगर आपको लगा कि एक्स्ट्रा बकर ज्यादा हो गई तो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।